नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपका बंटी का आज मैं दूसरा भाग आपके साथ डिस्कस करूंगी। पहले भाग में हमने जिस तरीके से देखा कि बंटी एक जिज्ञासु बालक है और पहले भाग का अंत आते आते उसे एक शब्द मिला था तलाक, जो कि उसके माता पिता के संबंधों से संबंधित था। तो उससे आगे बढ़ते हुए उसके जीवन में और कौन से नए नए प्रश्न जुड़ रहे हैं और कौन कौन सी नई नई घटनाएं उसके जीवन में जुड़ रही है, हर भाग इस चीज़ को बताएगा। आज का ये जो भाग है, दूसरा भाग इस उपन्यास का, इस भाग में इस भाग की शुरुआत जो होती है वो होती है शकुन यानी कि बंटी की माँ के कॉलेज से लौटकर आने और दोपहर बाद कॉलेज वापस ना जाने से, यानी कि शनिवार की शाम से ये जो भाग है वो शुरू होता है। शनिवार की दोपहर से ये भाग शुरू होता है और शनिवार को लंच ब्रेक के बाद शकुन घर से कॉलेज वापस नहीं जाती है क्योंकि उसका हाफ डे होता है। इसमें बंटी उस दिन बेहद खुश होता है क्योंकि माँ उसको दोपहर से ही मिल जाती है, जो कि उसे अक्सर शाम को मिलती हैं। तो यहाँ पर बंटी खुश होता है कि माँ आज लंच के बाद नहीं जाएंगी, लेकिन जैसे ही दोपहर होती है, खाना खाने के बाद शकुन जो है कमरे के पर्दे खींचना शुरू कर देती है, कमरे में अंधेरा कर देती है। ये अंधेरा करना बंटी के लिए समझना बड़ा मुश्किल नहीं होता। उसे वह इस बात को समझ लेता है कि पर्दे अगर खींचे जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि अब हमें सोना है। बंटी को दोपहर में सोना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन बंटी की माँ शगुन के लिए दोपहर में सोना मात्र नींद पूरी करना नहीं होता है, उसके लिए उसके तनावग्रस्त जीवन की व्यस्तताओं से, कामकाजी जीवन की जो व्यस्तताएं उसकी रही हैं उनसे कुछ आराम प्राप्त कर लेना दोपहर में सोना होता है। लेकिन बंटी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, इसलिए जब माँ उसे ज़बरदस्ती सुला देती है तो वह सोता नहीं है, बल्कि अपनी कहानियों की दुनिया में जाकर अपनी कल्पनाओं के माध्यम से कभी पहाड़ पर, कभी झरनों को देखता है, कभी पहाड़ों पर घूमता है और ना जाने कहाँ कहाँ वो अपनी कल्पनाओं के माध्यम से घूमकर चला आता है। उसके बाद वह धीरे से पलंग से उतरकर और बगीचे में जाकर जो है वो करौंदे तोड़ने लगता है, जहाँ पर उसे अचानक दरवाजे पर, गेट पर एक आहट सुनाई देती है और आहट जो है सामने उसके जब प्रत्यक्ष रूप में उसे दिखाई देती है तो उसे सामने वकील चाचा दिखाई देते हैं। यानी कि इस भाग की जो प्रमुख घटना है वो उनके घर वकील चाचा का आना होता है। बंटी वकील चाचा के आने पर बेहद खुश होता है, बेहद उत्साहित होता है और चाचा भी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। उसके लिए चाचा का आना मात्र संबंधियों का घर आना या फिर किसी का घर में आना मात्र नहीं होता। उसे ये नहीं लगता कि सिर्फ चाचा आए हैं, बल्कि उसे ऐसा लगता है कि चाचा के साथ उसके पापा भी आए हैं। क्यों? क्योंकि चाचा का आना उसके लिए पापा का संदेश लेकर आना होता है, पापा के द्वारा भेजी गई चीज़ों को प्राप्त करना होता है, इसलिए चाचा का आना उसके लिए बेहद विशेष होता है। इसके साथ साथ वो इस बात को भी जानता है कि जब जब चाचा आते हैं तब माँ और चाचा के बीच कोई ना कोई बातचीत होती है और वो बातचीत माँ को बहुत अधिक बदल देती है। तो उसे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि आज की जो उनकी बातचीत है और जो मेरे जहन में प्रश्न खड़े हो रहे हैं जिनका उत्तर मुझे कहीं नहीं मिल रहा है, शायद इनकी बातचीत से वो मुझे प्राप्त हो जाए। उनके आने पर जब बंटी बेहद उत्साहित होता है तो उत्साह में वो उनसे प्रश्न पूछ बैठता है कि पापा इस बार कब आएंगे। उसके इस प्रश्न को पूछ देने से भरी गर्मी में चाचा, जो कि पसीने से लथपथ थे, वो उसे और भी ज़्यादा पसीने से भर देते हैं, और भी ज़्यादा उन्हें परेशान कर देता है उसका ये प्रश्न। वह पूछ बैठता है कि पापा कब आएंगे, तो इसका उनके पास कोई उत्तर नहीं होता, लेकिन उसके मासूम चेहरे को देखकर उनका निरुत्तर हो जाना और उनके पास कोई शब्द न रह जाना उनको और ज़्यादा परेशान करता है। इसलिए जब वो ये प्रश्न पूछते हैं तो वो कोई उत्तर नहीं दे पाते, बल्कि बंटी को अपने पास बिठाते हैं। वो इस प्रश्न से इतने परेशान हो जाते हैं कि उनके हाथ कांपने लगते हैं और उसी कांपते हुए हाथ को वो जब बंटी की पीठ पर फेरते हैं तो बंटी इस बात को समझ जाता है कि मेरी इस बात से चाचा कहीं ना कहीं बहुत अधिक प्रभावित हो गए हैं, बहुत अधिक परेशान हो गए हैं।
और उनके इस स्पर्श से वो उनकी मनोदशा को बहुत अच्छी तरह समझ पाता है। बंटी सामान्य बालकों जैसा नहीं है, बंटी दूसरे बालकों से अधिक बुद्धिमान है, इसीलिए वो बातों को बहुत जल्दी कैच कर लेता है, बहुत जल्दी वो चीज़ों के एक्सप्रेशन को समझ लेता है। इसलिए वो चाचा के जो हाथ का स्पर्श है उसी से ये समझ जाता है कि मेरे प्रश्न से चाचा कहीं ना कहीं परेशान हुए हैं। जब बंटी उनसे पूछता है कि इस बार पापा ने मेरे लिए क्या भेजा, तो वो उसे जवाब में बोलते हैं कि इस बार मैं उनसे मिलकर नहीं आ पाया। तो इसका मतलब ये था कि वो उसके लिए कुछ नहीं लेकर आए थे पापा की ओर से। तो इसी में ही वह जब इस बात को सुनता है तो उसे थोड़ा सा बुरा लगता है कि इस बार पापा ने कुछ नहीं भेजा, इस बार चाचा पापा से क्यों नहीं मिलकर आए। लेकिन इन सब के बीच में ही उसकी माँ ड्राइंग रूम में आती है जहाँ चाचा बैठे होते हैं, और उनके इस बात पर यहीं विराम लग जाता है। और उसके बाद जब माँ और चाचा आपस में मिलते हैं, देखते हैं एक दूसरे को, तो उनके बीच बातचीत का एक सिलसिला शुरू होता है। वो शांत बैठकर उनकी बातचीत सुन लेना चाहता है और सुन रहा भी होता है, और उसे ये भी पता होता है कि इन दोनों की बातचीत में कहीं ना कहीं मेरे प्रश्नों का कोई ना कोई उत्तर ज़रूर मुझे मिल जाएगा। इसलिए वो कोई शैतानी नहीं करता, कोई शरारत नहीं करता, और बिल्कुल शांति से बैठकर उनकी बातें सुनना चाह रहा होता है। और उनकी बातों के बीच में उसके मन में एक उत्सुकता ये रहती है कि जल्दी से ये दोनों उस मुद्दे पर आए जिस पर हम दोनों बातचीत कर लें। इसी बातचीत के दौरान वह मीरा नाम सुनता है, लेकिन वो इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, क्योंकि उस समय पर उसकी प्राथमिकता अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढ लेना था, न कि किसी और के बारे में जान लेना था। मीरा उसके लिए यहाँ सिर्फ कोई और थी, जो कि आगे जब उपन्यास बढ़ेगा तो वो मीरा के साथ किस तरह उसका संबंध रहेगा ये हमें पता चलेगा। तो मीरा पर वो बहुत ध्यान नहीं देता। इसके बाद जब आगे बातचीत बढ़ती चली जाती है तो इसमें दोनों बातचीत करते हैं, धीरे कुछ बातचीत होती है, फिर दोनों के बीच में एक मौन स्थापित हो जाता है। उनका ये मौन जो होता है उसे बिल्कुल समझ नहीं आता है, और उसकी अकुलाहट को वो और अधिक बढ़ा देता है। जब उन दोनों के बीच जो चुप रहना था, वो ये जानता था कि इनके मौन के पीछे ही मेरा कहीं उत्तर छिपा हुआ है, क्योंकि ये दोनों ही जब शांत बैठे हैं, अपनी किसी बात को आंखों ही आंखों में संवाद उनका चल रहा था, वो दोनों मौन होकर भी आंखों में बातें कर रहे थे, लेकिन वो ये समझ पा रहा था कि मेरी उपस्थिति में ये खुलकर बात नहीं करना चाहते, लेकिन मैं भी यहाँ से हटूंगा नहीं, क्योंकि मुझे भी अपने प्रश्नों के उत्तर जान लेने हैं। तो ये जो उनकी चुप्पी थी, ये जो उनका मौन था, ये मौन उसे बहुत ज़्यादा जो है उसके भीतर अकुलाहट उत्पन्न कर रहा था। वो हर बात को बहुत अधिक ऑब्जर्व करने वाला बालक था, इसीलिए वो यहाँ ये भी कहता है कि चाचा जब भी आते हैं माँ को कई कई दिनों के लिए बदल कर चले जाते हैं। माँ का बदल जाना चाचा और माँ की बातचीत पर आधारित होता है। उसे इस सब के बीच में ये भी याद आता है कि जब पिछली बार चाचा आए थे तो माँ कई दिनों के लिए बहुत खुश थी। तो वो ये समझ रहा था कि आज जो इन दोनों के बीच में मौन है, ये ज़रूर कोई अच्छा समाचार, कोई शुभ समाचार लेकर तो नहीं आया है। तो वो इस बात का अंदेशा लगा लेता है कि इन दोनों के बीच का ये जो मौन है, ये ज़रूर कुछ गड़बड़ लेकर आया है, ये ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बंटी जो है दो शब्दों के बीच उलझा हुआ बालक है। वो दो शब्द हैं क्या और क्यों। उस क्या और क्यों के बीच में ही उसका सारा मंथन चलता रहता है, सारे विचार चलते रहते हैं। माँ क्यों नहीं पिताजी से पापा से मिलती हैं, क्या माँ को पिता की याद नहीं आती, इन दोनों की लड़ाई क्यों हुई, क्या उनकी दोस्ती नहीं हो सकती, इन सभी प्रश्नों में ही वो उलझा रहता है। इसके बाद जब बंटी ये बिल्कुल समझ नहीं पाता है कि ये दोनों चुप क्यों है, इसका ना समझ पाने का कारण उसकी उम्र भी थी, उसकी उम्र भी थी और उसको संबंधों की या जीवन की जो वास्तविकताएं थी उनसे वो इतना अवगत भी नहीं था। तो ये सब समझ पाना उसके लिए थोड़ा सा यहाँ मुश्किल हो रहा था, जो उसे बेचैन भी कर रहा था। इसी बीच वो एक वाक्य सुनता है चाचा के मुंह से कि वो चाचा कहते हैं कि वह कानूनी कार्रवाई भी करना चाहता है, अर्थात कि वह यानी कि अजय यानी कि बंटी का पिता, वह तलाक को कानूनी रूप दे देना चाहता है। अब यहाँ पर बंटी को ज़रा भी देर नहीं लगी वह शब्द का अर्थ समझने में। वह शब्द का अर्थ वह बहुत अच्छी तरह समझ गया था कि वह
मतलब पापा, यानी कि ये दोनों पापा की बात कर रहे हैं और इसी बातचीत में ही मेरे प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए हैं। तो वो और अधिक उत्सुकता से उस बात को सुन लेना चाहता था, उसके आगे की बात सुन लेना चाहता था। लेकिन इसी बीच में वो इस बात पर भी पहुंचता, इस चीज़ को भी बहुत जल्दी से पकड़ लेता है कि चाचा ने उससे झूठ बोला था कि आज वो पापा से मिलकर नहीं आए। अगर वो पापा से मिलकर नहीं आए थे तो उनको नहीं पता होता कि पिताजी ने क्या कहा था। तो इसके बाद वकील जो अपनी तारीखों की बात और ये सारी बातें करते हैं, इन सब बातों में उसे बहुत इंटरेस्ट नहीं आता। और इस बात को सुनने के बाद कि वह कानूनी कार्रवाई चाहता है, यानी कि कानूनी तलाक चाहता है, तो अजय की इस बात को सुनकर शकुन जो बंटी की माँ है वो कुछ परेशान हो जाती है, कुछ नहीं बहुत अधिक आहत फील करती है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपने कमरे में उस मौन को लेकर चली जाती है। और वो मौन थोड़ी देर बाद बंटी को साथ पलंग पर लिटाकर उसकी आंखों से झलकता हुआ नज़र आता है। बंटी को अपनी माँ का उस वक्त चुपचाप रो देना बहुत अस्वाभाविक लगता है। उसके जीवन का इतना तजुर्बा नहीं होता कि वो उन आंसुओं की परिभाषा समझ पाता उस वक्त, तो इस चीज़ को वो समझ नहीं पाता और उसे माँ का उस वक्त रोना बहुत अस्वाभाविक लगता है। और वो ये बार बार सोचने की कोशिश करता है कि चाचा ने इतनी क्या बुरी बात बोली है, उस बात में ऐसा क्या बुरा था जो माँ इस तरीके से रोने लगी है। और इसी बीच वो बहुत कहानियों की दुनिया में खो जाता है और ये इन कल्पनाओं में डूबने लगता है कि मैं भी राजकुमारों की तरह अपनी माँ की सारी मुसीबतों को दूर करूँगा, जैसे कहानी के राजकुमार दूर कर देते हैं। वो सारे सामान मुझे कहाँ से मिलेंगे जो जादू करते हैं और सब चीज़ों को खुशी में बदल देते हैं। तो इन सब चीज़ों में वो बच्चा कहीं खो जाता है। और इसके बाद सीधा शाम का दृश्य आता है। शाम के दृश्य में उसकी माँ शकुन और वकील चाचा दोनों लॉन में बैठे होते हैं, जहाँ बंटी भी होता है। वो दोनों बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि बंटी उनके साथ बैठे और बंटी उनकी बात सुने। बंटी को वो वहाँ से विदा कर देना चाहते हैं, लेकिन वो जाना नहीं चाहता क्योंकि उसे भी वहाँ बैठकर सारी बातें सुननी है, अपने प्रश्नों के हल ढूंढने हैं। तो इसलिए बंटी वहाँ से जाना नहीं चाहता, लेकिन दोनों फोर्सफुली उसको टीटू के घर भेज देना चाहते हैं। तो वो उस वक्त वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जो है वहाँ से निकल तो जाता है, लेकिन वो झाड़ियों में से छुपते छुपाते वकील चाचा की कुर्सी के पीछे जाकर बैठकर उनकी बातें सुनने लगता है। वो ये जानता है, बचपन से उसे सिखाया गया होता है कि किसी की भी बातें छिपकर सुनना अच्छी बात नहीं होती। उसको ये पता होता है, लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी अधिक होती है कि उसकी जिज्ञासाएं उसके अपराध बोध होने के बावजूद उसको ये काम करने पर मजबूर करती हैं। इसके बाद अपराध बोध को वो फील करते हुए अपनी इन बातों को जो है उनकी उन बातों को बहुत आसानी से सुनता रहता है। कि वो छुपते छुपाते उन दोनों की बातचीत सुन लेना चाहता है, तो बातें सुन रहा वो होता है। उसी में वो एक बात सुन लेता है जो चाचा उस समय बोल रहे होते हैं कि जब एक बार धुरी गड़बड़ा जाती है तो फिर ज़िंदगी लड़खड़ा ही जाती है। ये वाक्य उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वहाँ हो जाता है। तो वो क्या करता है कि इस वाक्य को सुन लेता है, लेकिन जब वो बातचीत सुन रहा होता है तो वकील चाचा का हाथ जब कुर्सी से पीछे की तरफ जाता है तो उनको पता चल जाता है कि वह बंटी वहाँ बैठकर उनकी बातें सुन रहा है। तो इसके बाद क्या होता है कि जब वो उस सामने आता है दोनों के, तो वो डर जाता है, सहम जाता है, क्योंकि उसे लगता है उसकी चोरी पकड़ी गई, क्योंकि वो चोरी छुपे उन दोनों की बातें सुन रहा था। तो इसके बाद क्या होता है कि शकुन कहती है उस वक्त कि आप इसको बातें सुन लेने दीजिए, क्योंकि इसे भी अब पता चल जाना चाहिए कि उनके माता पिता के बीच के संबंधों की सच्चाई क्या है, ये उसे पता चल जाना चाहिए। लेकिन उस समय ये सुनकर बंटी थोड़ा सा खुश होता है, लेकिन होता क्या है कि शकुन उसे उसी वक्त ये सब नहीं बता देना चाहती। वह उचित समय और उचित परिस्थिति का इंतज़ार करती है, तो वह उसे उस वक्त जो है टीटू के घर रवाना कर देती है। लेकिन टीटू के घर वह अकेला नहीं जाता। टीटू के घर जाते जाते वो
उन दोनों के बीच की बातचीत का एक वाक्य लेकर चला जाता है कि जब धुरी गड़बड़ा जाती है तो ज़िंदगी लड़खड़ा जाती है। तो इस वाक्य को लेकर और इस वाक्य को बार बार दोहराता हुआ वो टीटू के पास जाता है। वो एक शब्द पकड़ लेता है धुरी। उसे ये लगता है कि मेरे माता पिता के जो संबंध हैं उन संबंधों का सारा निष्कर्ष इस शब्द में समाया हुआ है। तो वो इस शब्द का अर्थ जो है समझने के लिए वो टीटू के पास भागता है, क्योंकि अपनी हर समस्या का समाधान उसे टीटू के पास ही मिलता है। तो वो जाता है, जाकर टीटू से पूछता है कि धुरी का क्या अर्थ है, और अर्थ पूछते हुए वो उसे बहुत क्लियर बोल देता है कि इसका कोई जो भी अर्थ होना चाहिए वो थोड़ा गड़बड़ अर्थ होना चाहिए, क्योंकि इसने ये बात चाचा के मुंह से बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्वर में सुनी थी और उसे ये अंदेशा था कि उसके माता पिता के संबंध इस शब्द में कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं। टीटू से जब वो इसका अर्थ पूछता है तो टीटू अपनी समझ के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार, बच्चे होने के नाते वो जो अर्थ समझता है वो उसे बताता है। उसे लगता है कि वो धुरी नहीं धुरी पूछ रहा है, जिसका उसने अर्थ उसे बताया होता है धूल या मिट्टी, जो कि उसने कभी स्कूल की किताब में पढ़ा था। यहाँ पर जो टीटू उसे अर्थ बताता है उससे वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि इसका अर्थ यहाँ धूल मिट्टी नहीं हो सकता। वो उस वाक्य में उसे फिट करके भी देखता है कि जब धूल मिट्टी गड़बड़ा जाती है तो ज़िंदगी लड़खड़ा जाती है, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तो इसका मतलब है कि बंटी जो है एक तीव्र बुद्धि बालक है, जो कि आसानी से चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करता है। इसके साथ साथ जो टीटू होता है वो धुरी जो कि बड़ी की मात्रा र में लगती है, उस धुरी के बजाय वो र में छोटी ई की मात्रा वाली धुरी का अर्थ बताता है। तो मात्राओं के इस परिवर्तन से जिन प्रश्नों के उत्तर वो उस अर्थ में उस शब्द में ढूंढ रहा था, वो फिर से मात्राओं के इस परिवर्तन में वो फिर से खड़े हो जाते हैं और बंटी वहाँ फिर से उलझ कर रह जाता है। इसके साथ टीटू इस बात का अंदाज़ा लगा लेता है कि ज़रूर इसी शब्द में कोई ना कोई ऐसा गहरा अर्थ या गहरा राज छुपा हुआ है जो मेरे माता पिता के संबंधों का आधार है। तो वो जान लेना चाहता है कि इसका क्या अर्थ है, और इसी जिज्ञासा के साथ ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। धन्यवाद।